कैसे हैं आप लोग। आज फिर हम उपस्थित हैं इसी चैप्टर में, बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में आगे एक टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके, जिसका नाम है टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मतलब बायोटेक्नोलॉजी में हम जब रिकम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं तो उसमें हम किस किस टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उससे पहले एनसीईआरटी में कुछ बातें और लिखी गई हैं जो आपके नीट एग्ज़ाम के लिए या बोर्ड एग्ज़ाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से इम्पॉर्टेंट है। हमने ऊपर लिखा है, आप देखेंगे, फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकम्बिनेंट डीएनए डिस्कवर्ड बाई, यानी पहला जो आर्टिफिशियल रिकम्बिनेंट डीएनए जो बनाया गया था वो किन वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया था, उसको डिस्कवर किया गया था। तो हमने दो नाम लिखे हैं, स्टैनली कोहेन और दूसरा हर्बर्ट बॉयर। ये दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने पहली बार आर्टिफिशियल, देख रहे हैं, आर्टिफिशियल रिकम्बिनेंट डीएनए का उन्होंने निर्माण किया था। तो कौन कौन वैज्ञानिक है? स्टैनली कोहेन और दूसरा हर्बर्ट बॉयर। ईयर कौन सी? 1972, 1972 में ये दोनों वैज्ञानिक ने पहला आर्टिफिशियल रिकम्बिनेंट डीएनए को बनाया था। दूसरा कि वो ऑर्गेनिज्म कौन सा इस्तेमाल किए थे, तो हमने लिखा है, देखिए, वो ऑर्गेनिज्म था बैक्टीरिया, और उस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफीमुरियम। साल्मोनेला टाइफीमुरियम। ये जितनी चीज़ें हम लिखे हैं ये डाटा है एनसीईआरटी की, ये मिस नहीं करनी है। तो इस बैक्टीरिया का उसने इस्तेमाल किया था। देखिए, हमने एक डायग्राम ही बनाया है साल्मोनेला टाइफीरियम का, ये इसका प्लाज्मिड है। और यहाँ हमने जो चीज़ें लिखी है वो एक जीन हमने लिया है जिसका नाम है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। यह वो जीन है जिसमें पहली बार साल्मोनेला टाइफीरियम से इस प्लाज्मिड को आइसोलेट किया गया और इस जीन को इस प्लाज्मिड में ऐड किया गया। देखिए, हमने लिखा है प्लाज्मिड प्लस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट ज्वाइंड बाई लाइगेज एंजाइम, यानी इस एंटीबायोटिक जीन को और इसमें से निकाला गया इस प्लाज्मिड को, दोनों को ऐड करके पहली बार हमने फर्स्ट आरडीएनए का निर्माण किया है, पहली बार। तो ये क्वेश्चन पूछी जाती है कि पहला जो आरडीएनए जो बनी थी उसमें जो प्लाज्मिड ली गई थी वह कहाँ से प्राप्त हुआ था, ये एमसीक्यू है। तो बैक्टीरिया था जिस बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफीरियम। मुझे लग रहा है ये बातें समझ में आ गई। तो यहाँ से आपके एमसीक्यू 3 बनेंगे कि पहला रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कब बनी थी, तो 1972 में। वैज्ञानिक का नाम क्या क्या था, तो स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बॉयर। ऑर्गेनिज्म का नाम क्या था, तो साल्मोनेला टाइफीरियम। ये आपको याद रखनी है। इस आज जो हम मेन चीज़ जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए। जो हमने ये बनाया है उसके टूल्स क्या क्या होते हैं, तो टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए, जिसको आरडीएनए कहते हैं, टेक्नोलॉजी, हमने लिखा है इसके निम्न साधन है। हिंदी में इसको बोलते हैं पुनर्डीएनए तकनीकी के साधन, हिंदी में भी होगा, अंग्रेजी में हम बोलते हैं टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इस टूल्स के निम्न 3 आपके कह सकते हैं साधन है या टूल्स है। पहले नंबर पर एंजाइम है, दूसरे नंबर पर क्लोनिंग वेक्टर है और तीसरे पर होस्ट सेल्स है। एंजाइम में 3 एंजाइम यूज किए जाएंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, दूसरा है डीएनए लाइगेज और तीसरा है पॉलीमरेज एंजाइम। तो एंजाइम के बारे में हम बता दें, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये जो हमने लिखा है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये मेन एंजाइम है। इसको मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं या आणविक कैंची कही जाती है, सबसे बड़ा रोल है। तो आपका मेन टॉपिक होने वाला है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसको प्रतिबंधन एंजाइम भी कहते हैं। तो हम डिटेल इसको पढ़ने वाले हैं। दूसरा डीएनए लिगेज, आप जेनेटिक में भी पढ़ा होगा डीएनए लिगेज, ये डीएनए जो फ्रेगमेंट होती है उसको जोड़ने का काम करता है। तो इसका बहुत बड़ा रोल नहीं है, हम इसको बस इस नाम से जानेंगे। ये जो टुकड़े होते हैं वो, जैसे यहाँ हमने यहाँ प्लाज्मिड और ये जीन है, दोनों को हमने लिखा है किसकी सहायता से जोड़ रहे हैं, तो लिगेज एंजाइम। तो इसका काम है डीएनए के फ्रेगमेंट को जोड़ना। पॉलीमरेज एंजाइम वे एंजाइम हो जाती है जो सेल्स के अंदर रेप्लिकेशन कराने में मदद करती है। दूसरा एंजाइम के अलावा क्लोनिंग वेक्टर, ये क्लोनिंग वेक्टर भी हमें डिटेल में पढ़नी है। उसके बाद होस्ट सेल, होस्ट सेल्स में हम बैक्टीरिया सेल को लेते हैं। तो यहाँ से टूल्स में 2 चीज़ आपके, चाहे सीबीएसई बोर्ड के हों चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, 2 चीज़ें डिटेल पढ़नी है। पहला है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, दूसरा है क्लोनिंग वेक्टर। तो जो हमने ब्लैक बोर्ड पर लिखा है
इसको आप नोट डाउन कर लें, तो फिर हम शुरू करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कंप्लीट एक टॉपिक है, पूरा टॉपिक है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, उसको हम डिटेल पढ़ते हैं। तो हुआ क्या था, कैसे इसकी डिस्कवरी हुआ क्या था 1963 में। तो देखिए हमने लिखा है 1963 में, नहीं पहले कुछ बातें और भी जान लें। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। मॉलिक्यूलर सीजर इसी की हिंदी होती है आणविक कैंची। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि किस एंजाइम को आणविक कैंची कहते हैं, हिंदी बोर्ड वाले, यूपी बोर्ड वाले बच्चों को ये मिल जाएगा आणविक कैंची, और इसी को हम अंग्रेजी में बोलते हैं मॉलिक्यूलर सीजर। तो ये भी जानना है, इसका 2 अल्टरनेटिव नेम है, तो इसको भी जाननी है। तो कैसे इसका डिस्कवरी हुई थी, तो 1963 में 2 एंजाइम को पृथक किया गया था, 2 एंजाइम को अलग किया गया था। जो ई कोलाई, ये बैक्टीरियल सेल्स है जिसका पूरा नाम है एस्चेरिचिया कोलाई, में बैक्टीरियोफाज क्या है, एक वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्टेड कर देता है। तो बैक्टीरियोफाज के वृद्धि, उनके ग्रोथ को रोक रहा था, इसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं, उसके वृद्धि को रोक रहा था। एक यानी 2 तरह के एंजाइम थे, एक में मिथाइल ग्रुप था, ये अंडरलाइन हमने किया है, तथा दूसरा बैक्टीरियोफाज के डीएनए को काट रहा था, इसको भी अंडरलाइन कर रहे हैं। तो 2 एंजाइम पृथक किए गए थे जो एस्चेरिचिया कोलाई के सेल पर बैक्टीरियोफाज का जब इन्फेक्शन हुआ तो ई कोलाई का सेल्स 2 तरह के एंजाइम को बनाया। एक क्या था, एक में था मिथाइल ग्रुप था, और दूसरा जो था वो बैक्टीरियोफेज के डीएनए को काट रहा था। ठीक है, उसे जो काट रहा था बाद में उसी को ही हम रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज कहा गया। यह जो एंजाइम है बड़े समूह न्यूक्लिएजेज, जो ग्रुप होते हैं एंजाइम के बड़े समूह है न्यूक्लिएजेज जो के अंदर पाई जाती है, उनका ये पार्ट है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। यह 2 प्रकार का होता है। तो अभी हम एक्सोन्यूक्लियेज इंडोन्यूक्लियेज के बारे में पढ़ेंगे, पर ये जो न्यूक्लिएजेज होती है 2 प्रकार की होती है। ये थोड़ा सा देख लेते हैं, मेरे पास यही इतना जगह है, यही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये बैक्टीरियल सेल है, यहाँ बना दे रहे हैं, ये बैक्टीरियल सेल्स है। आपको पता है कि ये इसका जीनोमिंग है, और जब इस पर कोई वायरस इन्फेक्शन करता है, ये बैक्टीरियोफाज है आपका, ये बैक्टीरियोफाज है। तो आपको पता है कि ये जो बैक्टीरियोफाज है इस बैक्टीरियल सेल पे आक्रमण करता है, तो यह सिर्फ अपनी जीनोम को भेजता है। यह बैक्टीरियोफाज है, ये अपने सिर्फ जीनोम को भेजता है। तो इस बैक्टीरियल सेल के अंदर 2 तरह की एंजाइम आई। एक यहाँ हमने लिखा है मिथाइल ग्रुप, जो मिथाइल ग्रुप था वो आकर इसके ऊपर कवरिंग बना लिया, जबकि एक जो ग्रुप था वो क्या किया था, जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए, इसका जो डीएनए है उसको क्या कर रहा था, काट रहा था, इसको चॉप कर रहा था, ऐसे चॉप काट दे रहा था। अब बताइए किसी का जीनोम किसी सेल्स में जाए और वो उसको पीसेस में काट दिया जाए तो अपना काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए यहाँ लिखा गया है दूसरा बैक्टीरियोफाज के डीएनए को काट रहा था, जो काट रहा था उसे ही हम रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज कहते हैं। बात मेरी समझ में आ रही है कि यानी एस्चेरिचिया कोलाई 2 तरह के एंजाइम को स्रावित किया। 2 तरह के एंजाइम, एक जो मिथाइल ग्रुप था वह इसके डीएनए को प्रोटेक्ट कर दिया, जबकि दूसरा जो था वह उसके जीनोम को, बैक्टीरियोफाज के जीनोम को काट रहा था। जो काट रहा था उसी को हम रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज कहते हैं। यह जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज है यह न्यूक्लियेजेस ग्रुप का एंजाइम है, और ये जो न्यूक्लियेजेस ग्रुप एंजाइम होती है 2 प्रकार की होती है, एक एक्सोन्यूक्लियेजेस, दूसरा इंडोन्यूक्लियेजेस। बहुत सिंपल है इसमें समझना। एक्सोन्यूक्लियेजेस यह डीएनए सीक्वेंस को बाहर अर्थात 5:3 से कट लगाता है, से काट सकता है। देख रहे हैं आप, यह ये डीएनए का सीक्वेंस है, ये 5 सिरा, ये 3 सिरा, इसका 5 सिरा 3 सिरा। तो एक्सोन्यूक्लियेज इसलिए हम कहते हैं क्योंकि यह बाहर से काट रहा है, जबकि दूसरा है इंडोन्यूक्लियेज, यह एंजाइम डीएनए सीक्वेंस को सेंटर से काटता है। देख रहे हैं इसका 5 सिरा 3 सिरा, ये दूसरा स्टैंड है जिसका 5 सिरा ये 3 सिरा है, तो हमने ये मार्क लगाया है। तो इन दोनों में एक्सोन्यूक्लियस को पता होगा ये कहाँ से काटता है, वो 3 इंड या 5 इंड से काटेगा, यानी बाहर से काटेगा, जबकि इंडोन्यूक्लियस कहाँ से काटेगा, सेंटर से काटेगा। तो इस बायोटेक्नोलॉजी में हम किस एंजाइम का उपयोग करते हैं, तो इंडोन्यूक्लियस का उपयोग करते हैं। इसी के कारण
रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज कहते हैं। तो आप ये इसको नोट कर लें ताकि हम दूसरे स्लाइड पे आएँ और इसकी जो बची हुई चीज़ें उसको करा दें। और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो हम पढ़ रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए हम उसकी कुछ विशेषताएं भी देख लेते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की क्या विशेषताएं होती हैं, प्रतिबंधन एंजाइम की क्या विशेषता होती है। तो देखिए क्रम से हमने 5 उसके फीचर्स लिखे हैं। पहला है यह एंजाइम बैक्टीरिया सेल में सिंथेसिस होती है। आपको याद होनी चाहिए कि जितने भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है सभी बैक्टीरियल सेल से ही सिंथेसिस होती है। दूसरा यह डीएनए सीक्वेंस में विशेष अनुक्रम को पहचानती है, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है, तथा काटती है। ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए में उपस्थित खास सीक्वेंस को रीड करती है। वो खास सीक्वेंस कौन सी होती है, तो आप देखें उस सीक्वेंस को बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, नीचे लिखी गई है। इसको रीड करती है। हम इस पे आएंगे तो देखेंगे क्या होती है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो यह डीएनए सीक्वेंस में विशेष अनुक्रम को पहचानती है तथा काटती है। ठीक है, इसे आप जानते ही मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। तो यह भी इसकी विशेषता है। पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में हिन सेकेंड है। हिन सेकेंड है तो हिन सेकेंड जो बात हम कह रहे हैं उसमें ये यहाँ से यहाँ तक जो लिखी गई है वो हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा। हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा में हीमोफिलिस से यश लिया गया है और आई यानी इन्फ्लुएंजा के 2 लेटर लिखे गए हैं और डी उसका स्ट्रेन है और ये जो सेकंड लिखी गई है रोमन में लिखी गई उसका क्रम है। तो ये भी याद रखना। देखिए हमने स्टार मार्क कर दिया है। ये पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो बनाया गया था, ये याद होनी चाहिए। अब तक देखिए 230 स्ट्रेन से, ये एनसीईआरटी की डाटा है, 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज हो चुकी है। ये एनसीईआरटी की जो भी हमने डाटा उठाया सभी एनसीईआरटी के, आप पढ़ेंगे तो सब एनसीईआरटी में मिल जाएगा और यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो ये इसके फीचर्स है। अब आते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जैसे हमने हिन सेकेंड बोला, तो आखिर इसका नामकरण हम कैसे करते हैं। तो नामकरण करने के लिए हमने देखिए इसका नामकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेके हम समझा रहे हैं, इकोआर फर्स्ट, ये भी एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है इकोआर फर्स्ट। तो इकोआर फर्स्ट के लिए हम लिख ले रहे हैं एस्चेरिचिया कोलाई, यहाँ लिख ले रहे हैं एस्चेरिचिया कोलाई। आपको समझाने के लिए हमने लिख रहा है, यहाँ देखिए एस्चेरिचिया कोलाई। तो एस्चेरिचिया कोलाई एक बैक्टीरिया है। क्या है, एक बैक्टीरिया। तो देखिए हमने पहला लिखा है, पहला इसका नामकरण में हमने क्या लिखा है, तो पहला लेटर जीनस से लिया जाता है। तो एस्चेरिचिया कोलाई जीनस है, इसका पहला लेटर देखिए आई है। तो हमने ये आई का सॉरी ई है, तो यहाँ हमने ई लिखा है। तो पहला लेटर हम किससे लेते हैं, उसमें किसी भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में पहला लेटर कहाँ से लेते हैं, उसके जीनस से लेते हैं। तो देखिए इसके जीनस से एस्चेरिचिया जीनस है, इसका पहला लेटर हमने ई लिखा है। दूसरा वर्ड क्या कर रहा है, दूसरा तथा तीसरा लेटर स्पीसीज से ली जाती है। कोलाई है, कोलाई जो लिखे हैं वो क्या है, उसकी जाति है, स्पीसीज है। तो इस कोलाई से 2 लेटर, पहला और तीसरा दूसरा, देखिए पहला लेटर सी है, दूसरा क्या ओ है, तो हमने यहाँ लिखा है CO। तो इको हो गया, इको आर, आर क्या है, तीसरा वर्ड आइए आर स्ट्रेन है। आपको याद होगा जेनेटिक में हमने ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन, याद है ना, उसके स्ट्रेन है। तो उसी स्ट्रेन से ये भी बात है कि किस स्ट्रेन की है, तो उसी से हम आर लिए। उसके आर किसको डिनोट कर रहा है, उसके स्ट्रेन को डिनोट कर रहा है। तो आर स्ट्रेन को दर्शाता है, तो इसके स्ट्रेन से हमने आर लिखा। और ये क्या है फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या है, एंजाइम का क्रम है, इसको किस ऑर्डर में या किस क्रम को सिंथेसिस किया गया, तो वही लिखा गया है। जो फर्स्ट लिखी गई है रोमन में लिखी गई है, एंजाइम का क्रम है जो रोमन में होता है। तो इस हिसाब से हम किसी भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नामकरण करते हैं। तो नामकरण में क्या क्या हो गया, पहला लेटर जीनस से, दूसरा तथा तीसरा लेटर उसके स्पीसीज से, आर क्या है तो उसका स्ट्रेन है, और ये लिखा गया फर्स्ट या 1 जो लिखा गया वो रोमन में लिखा गया, वो क्या दर्शाता है, उसके क्रम या आर्डर को दर्शाता है। अब आ जाइए इसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में जो इसकी फीचर्स है अलग से आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। एक छोटा सा 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछी जा सकती है कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, कितना अच्छा लग रहा है नाम सुन के, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इसकी हिंदी अंग्रेजी सेम होती है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करनी है। हमने इसकी डिफिनेशन अच्छे से लिखी, आप समझ लीजिए। डीएनए अनुक्रम, आप जानते हैं डीएनए में अनुक्रम में सब न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस लगी हुई हैं। तो डीएनए अनुक्रम में उपस्थित नाइट्रोजन बेस कौन कौन सी, प्यूरिन और pyrimidine, और प्यूरिन pyridine में क्या होती है आपको सब पता है, आपने जेनेटिक्स में पढ़ा है। तो डीएनए अनुक्रम में उपस्थित नाइट्रोजनी बेस का वह समूह, एक ग्रुप है जो आगे तथा पीछे, ये वर्ड ध्यान देनी है, आगे तथा पीछे से
एक समान होता है उसे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। मतलब डीएनए सीक्वेंस में उपस्थित ऐसे नाइट्रोजनी बेस का समूह जो आगे और पीछे दोनों से देखें तो एक समान पढ़ने में नजर आती है, तो उसको हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल लिखा है, वैसे आप जैसे मॉम है, डैड है, इनको लिख कर पढ़ेंगे तो दोनों आगे पीछे से सेम चीज़ें पढ़ी जाती है। वैसे एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिखा है, हमने रेड से लिखा मलयालम। मलयालम आप इस साइड से पढ़ेंगे तभी MALAYALAM मलयालम पढ़ेंगे, और इधर से भी पढ़ेंगे तो ये मलयालम होगा। सेम आपके एनसीईआरटी की ये एग्जाम्पल दी रखी है, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। आप देखें 5 डैश पे, हम 5 to 3 पे इसको कैसे पढ़ रहे हैं, GAATTC। 3 to 5 पे कैसे पढ़ रहे हैं, इधर से GAATTC। मतलब इधर से भी हम पढ़ रहे हैं सेम आ रही है, इधर से भी पढ़ रहे हैं तो सेम आ रही है। तो ये इधर से भी हम पढ़ रहे हैं तो सेम आ रही है, और इस साइड से पढ़ रहे हैं तो सेम आ रही है। तो इसी को हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। तो इसमें क्या क्या हमने अभी आपको बता दिया, फीचर्स बता दिया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के, जो 5 महत्वपूर्ण फीचर्स है, सभी एनसीईआरटी के डाटा है, आप चेक करेंगे। पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आपको याद रखना, हमने रेड से मार्क कर दिया है इसको। ये नीट में भी क्वेश्चन पूछी जाती है और आपसे बोर्ड एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछी जाएगी। अब तक 230 स्टूडेंट से हमने 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज कर चुके हैं। ये नामीकरण का है, नामीकरण हम इसको कैसे करते हैं, तो ये नामीकरण हो गया। हमने एक एग्जाम्पल लेके हमने समझा दिया, इसकी ऐसे आवश्यकता नहीं है, हमने समझा दिया इसको। और बाकी क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होती है, यहाँ लिखी हुई है, सभी 2 एग्जाम्पल्स देख के हम समझा सकते हैं। ऐसे मैं, मॉम, डैड, नीति, मैडम, ये सभी आगे पीछे से सेम लेटर होते हैं। तो सेम वैसे ही क्रम है, पर ये नाइट्रोजनी बेस के समूह है जिसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कह रहे हैं। तो आप इसको नोट कर लें। बस इसका रह जाता है, एक्शन रह जाता है, तो आगे हम इसको कर लेते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में लास्ट में रह जाता है इसका एक्शन, कैसे ये काम करता है। तो ऊपर हमने परिभाषा लिख दिया है, इसको समझने के लिए EcoR फर्स्ट का प्रयोग करते हैं। EcoR फर्स्ट क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, प्रयोग करते हैं किसमें, कहाँ करते हैं, प्लाज्मिक डीएनए और फॉरेन डीएनए। प्लाज्मिक डीएनए जो मेरा वेक्टर होता है, और फॉरेन डीएनए वो जिससे मुझे प्रोडक्ट लेनी है। क्या करते हैं, दोनों को ये जो एंजाइम होता है दोनों के पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को पहचानता है और कट लगाता है और स्टिकी इंड बनाता है। मेन पॉइंट इसके स्टिकी इंड का मतलब होता है चिपकने वाला इंड बनाता है। और दोनों डीएनए, प्लाज्मिक तथा फॉरेन डीएनए को डीएनए लिगेज से जोड़ देते हैं। इस प्रकार rDNA तैयार हो जाता है। वही एक्शन है, आप देख लें, ऊपर लिखा गया है एक्शन ऑफ EcoR फर्स्ट। इसी एंजाइम का हम एक्शन शो कर रहे हैं। यहाँ 2 चीज़ हमने लिखा है, आप देखिए, ये फॉरेन डीएनए है, ये वो डीएनए है मुझे जो उत्पाद बना के देगा, ये वो डीएनए है। ये कौन सा है, प्लाज्मिक डीएनए। प्लाज्मिक डीएनए कौन सा, मेरा वेक्टर डीएनए, जिसमें रख कर हम अपने उत्पाद की क्लोनिंग करते हैं। तो जब एक्शन इसका होगा तो दोनों डीएनए में यह पैलिंड्रोमिक, यहाँ लिखा गया है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को ये पहचानता है और कट लगाता है। जो कट लगाता है तो स्टिकी इंड बनाता है। स्टिकी इंड का मतलब क्या, चिपकने वाला इंड। तो आप देखें जब एक्शन इसका होता है, इस एंजाइम का एक्शन होता है तो ये कट लगाता है। उसकी फीचर्स है कि सेंटर से थोड़ा सा आगे या पीछे से काटता है, सेंटर से थोड़ा आगे या पीछे से काटता है। तो ये इसका मेन सेंटर हो जाएगा। इसका देखिए, इससे थोड़ा सा आगे या इससे थोड़ा सा पीछे, यहाँ लिख देते हैं हम CTTAAZ। तो ये इसका सेंटर हो जाएगा। तो इसके यहाँ से या तो इस सेंटर के थोड़ा सा 2 के बीच से काटता है, यहाँ नीचे भी सेम वैसे ही। तो इसकी फीचर्स है कि सेंटर से थोड़ा सा आगे या पीछे से काटता है। जब ये दोनों पर अपना एक्शन करेगा तो देखिए ये वाले पोर्शन, यानी यहाँ से इतना पोर्शन ये हट जाता है। इसमें भी आपका ये वाला इतना पोर्शन यहाँ से लेके इतना पोर्शन हट जाता है। तो दोनों से ये पोर्शन जब हट जाता है तो क्या बन जाता है, ऐसे दोनों में स्टिकी इंड बन जाती है। अब इस दोनों स्टिकी इंड से हमने देखा, लिखा है डीएनए फ्रेगमेंट ज्वाइन एट स्टिकी इंड। ये दोनों स्टिकी आपस में आते हैं और जुड़ जाते हैं। और इस जुटने में मदद कौन करता है, तो यहाँ हमने लिखा है डीएनए लिगेज एंजाइम मदद करता है इन दोनों को जोड़ने में। अब दोनों डीएनए कौन कौन से, मेरे फॉरेन डीएनए और प्लाज्मिक डीएनए दोनों जुड़ जाते हैं, तभी तो किसका निर्माण हो जाता है, लिखे हैं rDNA, यानी रिकमेंड डीएनए का निर्माण हो जाता है। तो ये इसका एक्शन है। इजी वे में एनसीईआरटी का डायग्राम है, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम किसे कहते हैं, उसका एक्शन समझाइए।
तो ये एग्जाम्पल लेके हम इको आर फर्स्ट का एग्जाम्पल लेके इसको समझाएंगे। तो ये डायग्राम भी बना लें और इसको नोट डाउन कर लें। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक को शेयर कर दिए। थैंक यू।